तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसमें 3 टाइप के सिस्टम में हम लोगों ने उसको पढ़ा था। एक तो जबकि एक था तुम्हारा कि जो सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा तुम्हारा किसी सिस्टम का, अगर सिंगल चार्ज है तो ये जिस पॉइंट पर रखा हुआ है, ये सिंगल चार्ज का है, सिंगल चार्ज में क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू हो जाएगा Q चार्ज इंटू उसके पोटेंशियल जो क्या है, उस जिस पॉइंट पे रखा हुआ उसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए। फिर से इस बात को कह देते हैं चार्ज इंटू जिस पॉइंट पे रखा हुआ उसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी चार्ज का ये क्या कहलाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी कहला जाएगा, इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एट विच चार्ज इज प्लेस्ड, चार्ज इज प्लेस्ड। तो ये हो गया सिंगल चार्ज का 2 चार्ज सिस्टम, 2 चार्ज सिस्टम, 2 चार्ज सिस्टम। तो 2 चार्ज सिस्टम में क्या क्या था तुमको, जैसे कि मान लेते हैं कि Q1, जैसे कि फिर से फिगर बना ही देते हैं जो पिछले वीडियो में ही बनाया था। यहाँ Q1 है चार्ज, यहाँ पर क्या है Q2 है, यहाँ पे ये R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का R1 वेक्टर है, और इसका पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का R2 वेक्टर है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें 3 तरह का होगा, एक तो इसका पोटेंशियल इंटू चार्ज जो सिंगल चार्ज वाला है, प्लस इसका पोटेंशियल इंटू चार्ज, और प्लस 1/4 Q1 Q2 बार दोनों के इंटरेक्शन के कारण, तो नेट पोटेंशियल जिसका क्या हो गया तुम्हारा Q1 इंटू पोटेंशियल इस पॉइंट का जिसके R1 पोजीशन वेक्टर है तो VR1 कहिए इसको, प्लस Q2 जिसको जो रखा हुआ है इंटू VR2 वेक्टर, प्लस क्या आ जाएगा 1/4 Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर या R21 वेक्टर जो भी कहिए, इसका मॉडुलस 1/, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये 2 चार्ज सिस्टम का हो गया। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल का भी निकाला था। देखो मैं तीनों का समराइज कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में ये चार्ज Q है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या लग रहा है E है, और एंगल ये थीटा बना हुआ है, और ये जो तुम्हारा इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अपोजिट साइड लगेगा, जिसको -Q भी कह सकते हो, इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत है तो -Q अपोजिट डायरेक्शन में ये -Q चार्ज हो गया, -Q फोर्स हो गया। तो इन दोनों कारण जो टॉर्क होता था, टॉर्क का वैल्यू क्या आता था तुमको P क्रॉस E, जो पिछले वीडियो में प्रूव भी किया हुआ था, और उसका जो वर्क डन जो हमने निकाला जो कि dW इज इक्वल टू क्या हो गया, W बराबर इंटीग्रेशन PE साइन थीटा डी थीटा करके, और 90 डिग्री पर रिफरेंस माना 90 डिग्री थीटा, तो कितना आ गया था वर्क डन का वैल्यू जो सॉल्व करके आ गया था -P.E, और यही क्या बन गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया -P.E, जहाँ पर कि कहाँ से कहाँ तक का, जहाँ पर 90 डिग्री पर इसका क्या माना गया, यहाँ पर जो है इसका रेफरेंस लिया गया, 90 डिग्री जब था ये बनाया हुआ तो ये क्या बना दिया गया, इसको रेफरेंस कहा गया, इसको ये थीटा बराबर 90 डिग्री पर रेफरेंस बना गया। तो इस तरह से ये 3 रिजल्ट तुमको पिछले लेक्चर में बताया गया था। जो तीनों को एक बार में नोट डाउन भी कर सकते हो तुम लोग, जो नहीं किया है इसको नोट डाउन कर लो। आज का हम लोग का टॉपिक है, इसको नोट डाउन करो, इसको मिटा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और देखते हैं इस पर तुम्हारा काफ़ी चीज़ बेस्ट भी रहता है, न्यूमेरिकल वगैरह भी जो समझने का। तो आज हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो है अगला टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इसमें 6 पॉइंट में तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, उसी ढंग से हम नहीं बताएंगे। The electric field inside the conductor is 0. The electric field inside the conductor is 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो इसको कैसे कहें? तो ये तुम्हारा एक रिजल्ट है कि किसी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसे कि मान लेते, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस पर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको कुछ लिख देते हैं, कुछ लाइंस। कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा, जिसके कारण कि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें जो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक चार्ज, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और इसके कारण ये चार्ज, ये जो फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? इस जगह पर जमा हो जाएंगे, इस अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके कारण ये निगेटिव चार्ज इस जगह पे जमा हो जाएगा। अब जब कंडक्टर अगर ये न्यूट्रल था, तो कंडक्टर अगर न्यूट्रल है तो बाकी चार्ज कहाँ आ जाएंगे? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे इधर, ये प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स redistribution of free electron, the charge appears at the two surfaces, जिसके कारण कि ये जो प्लस और माइनस डेवलप हुआ, ये क्या हुआ? इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या हो गया? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को बता रहा प्लस माइनस चार्ज, तो ये प्लस और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तुम्हें? ये तो एक जो है तुमको ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कारण, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ, फिर से इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाया तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होते हैं? अपना पोलराइज जमा होते हैं, यहाँ पे इधर फोर्स लगाते इधर जमा हो जाएंगे, और जिसके कारण इधर निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। ये क्या क्रिएट किया? एक प्लस के कारण, तो याद होगा तुमको अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस के कारण उससे अवे होता है और निगेटिव के टुवार्ड्स होता है, तो ये दोनों मिलकर क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू redistribution, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इसके अंदर इनसाइड में। तो इसके कारण क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, जैसे कि अगर शुरुआत में मान लेते हैं कि थोड़ा सा कम होगा, कम ही चार्ज डेवलप हुआ, तो फिर भी अगर ये जब तक कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन फोर्स इधर लगता रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि जो फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ना हो जाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब फोर्स तो इक्वल तभी होगा जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बिकॉज चार्ज तो इक्वल वही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये होगा कि इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, इट इज वेरी क्विकली, इमीडिएटली, जो कि जिसका वैल्यू कितना होगा? बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। और इस प्रकार से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E माइनस ई इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा फिर से, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। फिर से पूरी बात को कहते हैं एक बार समरी के रूप में। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब बाहर से हम लोग किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं
तो उसमें जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रिक बाहर से अगर क्या किया हमने, एक फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, तो एक कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज, which created a charge redistribution of charge inside the conductor. So this part becomes positively charged and this part becomes negatively charged, which creates an electric field which is opposite in direction to the external field, and its magnitude becomes equal to the external magnetic field. Hence net electric field becomes 0. तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या होते जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसके कारण कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जिसके कारण कि दोनों का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और दोनों का नेट आंसर 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो चीज है ये इमीडिएटली हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इमीडिएटली क्या हो जाता है, इमीडिएटली बहुत कम समय में, वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाता है, मतलब तुरंत इनसाइड द कंडक्टर 0 कर देता है। इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम, तो ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता है तुरंत। जैसे ही बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस इंटरनल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कि इनसाइड 0 कर लेगा तुरंत। तो किसी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो आप इसका मतलब है कोई जैसे कार वगैरह है तुम्हारा, कोई बॉडी है जो कि मेटल बॉडी है, उसका मतलब कि अंदर में अगर आप रहेंगे, बाहर से चाहे कितना भी बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना अप्लाई किया जाए, अंदर आप सेफ ही रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब उसका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्रिएट नहीं होने वाला है। कोई मेटल अगर है तो मेटल के इनसाइड में, मेटल के बॉक्स में अगर आप अपने को कवर कर लें तो मेटल के इनसाइड में कोई भी चाहे बाहर में कितना भी चार्ज हो, स्पार्किंग कर रहा हो, आप अंदर बिल्कुल सेफ रहेंगे उसमें। तो ये एक मतलब इसका ये भी है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑल्सो, तो उसको हम लोग बाद में भी डील करेंगे इसमें। तो दूसरा नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज normal to the surface, normal to the surface of conductor, is normal to the direction of normal to the conductor। तो ये तुम्हारा है, जैसे कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इसका सरफेस है, सरफेस इनसाइड द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा, तो ये सरफेस ऑफ कंडक्टर है। ये क्या है, सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ये तुमको नॉर्मल ही होगा ऐसा देखना है। तो देखिए इसमें कैसे आर्गुमेंट हम लोग करते हैं। एक तुमको ये सरफेस है तुम्हारा, तो मान लेते हैं कि एज्यूम कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। तो इसका जो 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा, ई परपेंडिकुलर इसको कहिए, और इसको जो कि सरफेस के पैरेलल है दैट इज ई पैरेलल, इसका नाम दे दीजिए। इसको 2 कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किया, किसी वेक्टर को 2 कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ लेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है तुमको इधर है, और ये हो गया ई परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और ये क्या हो गया, पैरेलल टू दी सरफेस। ये हो गया पैरेलल टू दी सरफेस, पैरेलल टू दी सरफेस, ये पैरेलल टू दी सरफेस है। तो ये जो तुम्हारा 2 पार्ट में आपने क्या कर दिया, इसको रिजॉल्व कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो इसको जो परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा और एक पैरेलल कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट में तो हमने तोड़ दिया। अब देखो ये पैरेलल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो क्या,
तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करेगा, अगर इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एक कंपोनेंट है तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे क्या हो जाएंगे, इस ढंग से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुमको प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा ये ऊपर डायरेक्शन में, जिससे कि जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ई पैरेलल के बराबर हो जाएगा कुछ देर में, और ये तुमको क्या आ जाएगा, ई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा एंड दिस कंपोनेंट बिकम्स जीरो। तो जो तुम्हारा है तो ई पैरेलल कंपोनेंट बिकम्स जीरो, ई पैरेलल कंपोनेंट बिकम्स जीरो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हेंस ये क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तुमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to the surface, नेट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। तो अभी दोनों का क्या निष्कर्ष है कि तुमको क्या सीखा अभी तक, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कंडक्टर के सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। तो नोट कर लिया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो रिजल्ट मैंने बताया। एक क्या हो गया, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों जीरो होता है मैंने 2 बार समझाया, क्योंकि उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है नेट अंदर में और बाहर के बराबर हो जाता है, जिसके कारण जीरो हो जाता है। इसमें मैंने क्या कहा कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी है तो उसमें 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आएगा जो कि पैरेलल टू द सरफेस आएगा जिसके कारण कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चलना हो जाएगा, और वह तो पैरेलल कंपोनेंट को नेट पैरेलल कंपोनेंट क्या कर देगा, जो सरफेस के अलॉन्ग है वो जीरो हो जाएगा, सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट सिर्फ परपेंडिकुलर वाला ही बचेगा। तो इस आधार पर क्या होगा, तुम्हें इसके आधार पर परपेंडिकुलर ही बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रहेगा। तो तुमने 2 रिजल्ट यहाँ देख लिया, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे इलेक्ट्रिक कंडक्टर के। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड, तो इसको नोट डाउन कर लो, और जिसको कि तुमको नोट डाउन कर लो, और जिसको कि तुमको दिक्कत हो रहा है किसी क्वेश्चन को बनाने में या तुमको नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो अपना नोट्स क्या कर सकता है, जमा बना सकता है, नोट्स लिख सकता है। उसमें जो है तुमको अगर किसी को कंसेप्ट की दिक्कत है, क्वेश्चन बनाने न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो रही है या कोई कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है, तो वो हमसे संपर्क भी कर सकता है उसमें, उस ऐप के माध्यम से। उस ऐप में हमारे कॉन्टैक्ट के नंबर और हमारा ईमेल आईडी सब चीज़, व्हाट्सएप नंबर सब चीज़ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं जैसा चाहें। तो राइस ट्यूटोरियल ऐप के में तुमको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, जेईई मेंस जेईई एडवांस के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। नीट की भी तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इस प्रकार से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के नोट्स उपलब्ध हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को इससे जारी रख सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर में 2 चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, वो कुछ दो चीज क्या क्या पढ़ लिया हमने, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज नॉर्मल टू द सरफेस। एक ये भी पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना सरफेस पे। तो तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम तीसरा देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं रिजल्ट एक और, उसके बाद उसको आते हैं। तीसरा रिजल्ट है हमको no excess charge inside the कंडक्टर। किसी कंडक्टर के इनसाइड में कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा। तो इस बात का मतलब देखिए, समझिए, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर जाहिर है कि 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। तो कंडक्टर तुम्हारा ये जाहिर है कि कंडक्टर, तो इसके अंदर में क्या होगा, ये तुम्हारा कंडक्टर है, तुमको कंडक्टर का एक शेप फेस बताया गया होगा, कंडक्टर तुम्हारा है क्लोज है, तो कंडक्टर का एक फेस मतलब एक कंडक्टर पूरा 3 डायमेंशन शेप है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, इसके इनसाइड में कोई भी सरफेस के अंदर हम लोग कुछ भी रख नहीं सकते, कोई चार्ज नहीं रहेगा, एक्सेस चार्ज जीरो होगा। कैसे इसको जस्टिफाई करते देखते हैं। मान लेते हैं कंडक्टर के इनसाइड में एक हमने क्लोज सरफेस लिया, एक क्लोज सरफेस लिया, तो इसका हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, गॉस थ्योरम में कहता है
गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था जो मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम वगैरह का जो नहीं अगर देखा है लेक्चर तो 1.1 फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर वीडियो लेक्चर जो कि राइस ट्यूटोरियल ऐप पर है तुम उसको देख सकते हो, तुम इसको गॉस थ्योरम में तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो गॉस थ्योरम तुम्हारा कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा क्या होगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो तुम्हारा होगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो अब आते हैं, ये क्लोज सरफेस हमने लिया, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। दिस implies that 0 equals to Q in by epsilon naught। तो चार्ज इनसाइड क्या होगा, Q in बराबर 0, तो अंदर में चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। ये तीसरा हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि गॉस थ्योरम के आधार पर हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर 0 है तो ई जब 0 होगा तो ई इंटू डी एस क्या होगा, 0 ही होगा। कोई भी क्लोज सरफेस ले लिए, क्लोज सरफेस लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये 0 है तो फ्लक्स क्या होगा, 0 हो गया। तो चार्ज भी क्या नहीं रहेगा, 0। इसका मतलब ऑल द चार्जेज इफ चार्ज इज गिवन टू दिस कंडक्टर इट अपीयर्स ऑन द सरफेस। इफ मैं लिख देता हूं, इफ चार्ज is given to the conductor it appears at the surface of conductor। ये जनरली कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। और सिंपली चार्ज देंगे तो वो जैसे कि तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, जैसे कि कोई भी स्फीयर है, सपोज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज जब देंगे तो सारा स्फीयर पे आ जाएगा, मतलब सरफेस पे आ जाएगा, एरिया वाइज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, टोटल सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस का मतलब एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि उसके इनसाइड वॉल्यूम में नहीं रहेगा। उसी प्रकार से कोई भी कंडक्टिंग, अगर तुम्हारा कहते हैं कोई भी कंडक्टर है, क्यूबॉइड हो या क्यूब हो या तुम्हारा सिलेंडर हो, सारे कहां आ जाएंगे, हमेशा सरफेस पर ही आएंगे। इनसाइड द कंडक्टर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इनसाइड द कंडक्टर कोई भी चार्ज, बशर्ते उसमें कोई चार्ज बॉडी को आप अंदर अलग से ना रख दें। कोई भी चार्ज बॉडी का मेरा मतलब है कि जिसको कंटेक्ट में नहीं हो, एक अलग से पॉइंट चार्ज रख दें, तो उन सब स्थिति में क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए फिर चार्ज अंदर भी रहेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज आपने नहीं रखा है तो वो सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, आपके सरफेस पर ही आ जाएंगे। और उसे चार्ज को कोई बाउंड्री, कोई लिमिट, रेस्ट्रिक्शन नहीं होकर नहीं आ सकता है। कोई जैसे चार्ज ऐसा रख दिए जो कि उससे संपर्क ही नहीं है, कैविटी में करके, कैविटी मतलब होल बना करके, तो वो एक अलग केस हो सकता है। जैसे कि मतलब ये कहने का अर्थ हुआ कि ये जैसे कि यहाँ जैसे कि स्फीयर है, स्फीयर के अंदर में किसी ने ये कैविटी क्रिएट कर दिया, स्फीयर में कैविटी में रख दिया, इसमें हवा में, और इसका कंडक्ट, ये चार्ज को आप क्या कहते हैं, कैविटी है, हवा है, या कोई भी मतलब ऐसा चीज़ है जो कि यहाँ से अब इधर मटेरियल है सब, तो ये जब चार्ज रहेगा यहाँ पर तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करने के लिए ये चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसको कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह में डील करेंगे। तो इसको फिर से मैं कह देता हूं यहां पर कि जैसे यहां पर आपने एक कैविटी में चार्ज रख दिया Q, तो ये जो चार्ज को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है, उसको इतना बात तय है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करने के लिए इसके इनसाइड में भी क्या होना पड़ेगा, इसको सरफेस पे, इसके इनसाइड के अंदर, इनसाइड जो यहां पे एक सरफेस बना हुआ उस पर चार्ज इंड्यूस होगा। लेकिन अगर आपका यहां पे अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो कभी भी अगर ये होल वगैरह नहीं है, आप एक्स्ट्रा चार्ज इसको मैंने कंटेक्ट में नहीं रखे हैं, तो कभी भी अगर चार्ज यहां पर डालिए तो ये चार्ज टोटल सरफेस पे आ जाएगा। टोटल अगर तुमको कंटेक्ट में है तो वो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा हमेशा। यहां पर अगर कोई चार्ज डालना चाहेगा तो ये चार्ज हमेशा कंडक्टर पे, सरफेस पे आएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चंस वगैरह हम डील करेंगे उसमें भी इस हम बात का रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस वगैरह पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डील करेंगे हम लोग, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है चार्ज का। तो खैर मैंने कुछ आइडिया दिया, समझ में कुछ बात आई होगी, और इसको और भी एग्जांपल के द्वारा डील करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अगर चार्ज तुम्हारा है, अगर तुम फ्रीली है चार्ज, अगर बॉडी को करना चाहो किसी कंडक्टर, वो कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, बशर्ते कि तुमको वो चार्ज मतलब क्या नहीं हो, एक आइसोलेटेड चार्ज कैविटी वगैरह में पुट नहीं किया गया हो। तो खैर ये तो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये तीसरा हो गया तुम्हें। अब 4th नंबर देखते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल inside the conductor is constant. Inside the conductor is constant. Electric field inside the conductor is constant. तो हर जगह क्या होगा, E डॉट डी जो कि माइनस डी भी बराबर क्या होता है तुमको, डी भी इक्वल्स टू, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, डी भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसा होता है। एज ई इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर, डी भी इज इक्वल टू 0, डी भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस is equal to 0. So potential is same everywhere, same at all points inside the conductor, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगा, तो डी भी 0 हो गया, और डी भी 0 होने का मतलब डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है, जिसका जब कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चौथा रिजल्ट हो गया तुम्हें। तो तुम्हारा पांचवा रिजल्ट निकाल लेते हैं, इस सबको नोट कर सकते हो। चलो इसको दोनों को मिटा देते हैं। तो अभी तक क्या होगा तुम्हारा, 4 रिजल्ट को फिर से एक बार काउंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज always normal to the surface, no excess charge can be put forward inside the conductor, कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं रख सकते हैं। चौथा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये 4 रिजल्ट हो गए। पांचवा देखते हैं हम लोग, फिफ्थ देखते हैं। पांचवा है तुमको नो, तो 1 2 3 4, तो फिफ्थ हो गया तुम्हारा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस of conductor E equals to sigma by epsilon naught, sigma equals to surface charge density, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा हो गया सरफेस चार्ज पे, सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इसका 0 हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसको प्रूव भी कर लेते हैं। देखते हैं, एक कंडक्टर है तुम्हारा, एक कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टर है, मान लेते हैं इसका सरफेस है तुम्हारा। तो इसका जो है तुमको ये जो भी है कंडक्टर है, ये सरफेस है तुम्हारा। तो इसके कारण यहाँ पर ये प्लस चार्ज मान लेते हैं, इस सरफेस पर ही चार्ज आ गया होगा। और यहाँ पर क्या होगा तुमको, एक निकट का पॉइंट है, एक नियरेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक गॉस टर्म, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये इधर की तरफ होगा, सरफेस के निकट में एक पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण। और एक जो तुम्हारा होगा, ये जो तुम्हारा सिलेंडर है, यहाँ पर डॉटेड में दे दो, एक इनसाइड चला गया। तो E इज इक्वल टू, ये क्या है तुम्हारा, E इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। ये क्या है, इनसाइड, ये तुम्हारा पार्ट तो इनसाइड ही रह गया। तो ये इनसाइड द कंडक्टर है, इनसाइड द कंडक्टर, थिकनेस में ही रह जाएगा, निकट का पॉइंट है। जैसे कि इस ढंग से इसको समझ सकते हैं। अगर ये तुमको कंडक्टर है, तुमको थिकनेस, अगर थोड़ा सा पार्ट होगा जो कि यहाँ पर इतना मोटा होगा, तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे निकला हुआ है, तो ये क्या चला जाएगा, इनसाइड ही कंडक्टर जाएगा। जैसे कि इस बात को किसी एक बुक्स वगैरह से भी समझ सकते हैं। जैसे थिकनेस है तुम्हारा, तो उसके द्वारा भी इसको बताया जा सकता है। देखते हैं कोई मॉडल होगा, कुछ बुक्स वगैरह मिलेगा तो इससे बताते हैं।
तो कंडक्टर कैसे भी समझ सकते हो तुम, अभी तो बुक्स वगैरह यहाँ नहीं मिल रहा है। खैर अगर इसी को इमेजिन करो कि ये हाथ यहाँ थिकनेस है, तो अगर हम इसको यहाँ देते हैं तो इतना थिक है, जैसे ये तुमको निकट का पॉइंट है और ये कंडक्टर जब बगल का पॉइंट होगा तो कंडक्टर तो इतना थिकनेस है तुम्हारा, तो थिकनेस ये जो पार्ट है दिस सिलेंडर का, ये तो इनसाइड ही कंडक्टर रह जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ पे इसकी थिकनेस ही रहेगा, क्योंकि वेरी नियर टू द कंडक्टर है ये। और तो इसका जो है ये जो पार्ट है ये इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने एक सिलेंडर लिया गॉसियन सरफेस के रूप में, जिसे गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या चाह रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, तो हम लोग गॉस थ्योरम में क्या जानते हैं स्टेटमेंट, ई डॉट डी एस इजिकल टू क्या होगा तुम्हें, ई डॉट डी एस इजिकल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा तुमको इसका जो सिलेंडर है, मानते हैं प्लेन सरफेस एरिया एस, एस इक्वल्स टू प्लेन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लेन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, तो प्लेन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो क्या होगा तुम्हें, ई इंटू एस प्लस क्या होगा तुम्हें, जीरो इंटू एस चूंकि इनसाइड वाला, और कर्व सरफेस में क्या होगा तुम्हारा, दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो ई इंटू टू पाई, ई इंटू एरिया 2 पाई आर एच, जिसको बोलते हैं 2 पाई आर एच इंटू कॉस 90 इक्वल टू क्या होगा तुमको, सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसमें कवर हुआ। देखो इसको थोड़ा सा समझा दे रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस सरफेस पर जो मैंने कहा ये कंडक्टर है तुम्हारा, इस सरफेस का क्या होगा, जो बाहर है ई इंटू एस, ये सरफेस एरिया एस है, तो इसमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया इनसाइड द कंडक्टर, और ये दोनों में क्या होगा तुम्हारा, ये दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर के साइड है तो जहां पर भी सरफेस एरिया है तो ये सरफेस एरिया आपस में क्या होगा, दोनों का नॉर्मल होगा, इसलिए वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू एस इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन, तो ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तुमको गॉस सरफेस लिए हमने के साथ एक सिलेंडर लिया, जिसके आधार पर क्या कर दिया गया, देखो यहाँ सिलेंडर ले लिया ऐसा, और एक जो है तुमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एस हो गया इसका, तो चार्ज कितना अंदर आया होगा इसके, तो जितना बड़ा गॉसियन सरफेस है एक एरिया में सिग्मा चार्ज आता है, सिग्मा एस आ गया चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस जो सरफेस पर रहा होगा, और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा सरफेस पर जो चार्ज हो गया, एरिया जितना यहाँ कवर होगा उतना ही सरफेस पे एरिया कवर किया होगा ये। तो गॉस थ्योरम के यूज से क्या निकल गया, ई इक्वल टू सिग्मा, और डायरेक्शन इसका क्या होगा, जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पैरेलल इस ढंग से होगा, बाहर के पॉइंट पर इस ढंग से एरिया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक। तो इस तरह से पांचवा तुम्हारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर होता है, जो कि सरफेस पर भी इतना ही होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, जो सरफेस के नियर भी है तो थोड़ा सा बाहर भी है पॉइंट, तो उसका भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और सरफेस पर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और कहाँ पे हो गया, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अभी भी ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। और एक तुम्हारा है जिसको कि कंडक्टर में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या चीज हुआ तुम्हारा, अभी हमने एक चीज का चर्चा किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, if any substance is covered by conductor, the electric lines of force, doesn't enter inside it, so it protect the substance, सो इट का मतलब कंडक्टर, आई मीन की सो इट का मतलब सो कंडक्टर प्रोटेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो मैंने जो बोला होगा उसके आधार पर लिख सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कि अगर कोई सब्सटेंस है, अगर इसको किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको प्रोटेक्ट करना है, जैसे कोई निडल है या कुछ भी है, तो इसको क्या कीजिए, आप इसको कवर कर दीजिए किससे, कंडक्टर से। तो कंडक्टर से जब कवर करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर से कवर कर दिया, कंडक्टर से कवर सब तरफ से कर दिया, तो कंडक्टर क्या करेगा, बाहर से जो भी लाइंस है, लाइंस को फोर्स को क्या कर देगा, ये पास करने नहीं देगा अंदर। तो अंदर कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स क्या नहीं होगा, यहाँ नहीं जाएगा, तो ये पूरा कर्व होकर बाहर ही निकल जाएगा लाइंस ऑफ फोर्स। तो कभी इसके क्या नहीं सकता, इसे गुजर ही नहीं सकता, अंदर क्या नहीं करता, लाइंस ऑफ फोर्स प्रवेश नहीं कर सकता कंडक्टर के। तो इसका अर्थ क्या निकला कि ये तुमको ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये जो सब्सटेंस है ये प्रोटेक्ट रहेगा, ये सब्सटेंस है तुम्हारा। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको बचाव हो गया, शील्ड मतलब बचाव, ये इसका शील्ड का काम करेगा, ये कंडक्टर क्या करेगा, शील्ड का काम करेगा, जिससे कि ये बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाए। जैसे कि हम लोग किसी स्पेस में कोई चीज को भेज रहे हैं, तो वहां तो बहुत तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं जो कि फोर्स लगा सकते हैं। तो अगर उससे बचना हो, जिससे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है डैमेज ना हो जाए, तो जाहिर है उन सबों से बचने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग दे दीजिए। क्योंकि बाहर कहां पर कितना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसका यहां पर अनुमान भी हम लोग हो सकता है बहुत जगह पर नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे इसका बेहतर तरीका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर दीजिए। लेकिन इस प्रकार के शील्डिंग आप ग्रेविटी फोर्स से नहीं कर सकते हैं। ग्रेविटी फोर्स कहने का मतलब, ऐसा कोई अगर ऑब्जर्वेशन होता, ऐसा कोई चीज होता कि तुमको अगर किसी चीज को किसी सरफेस से ढक दें या किसी भी प्रकार से कोई विधि कर दें तो ग्रेविटी फोर्स से प्रोटेक्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई मेथड नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मास का ऐसा कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन का कोई कंसेप्ट अभी नहीं है। और इस कारण से तुमको ग्रेविटी को के फोर्स से बचाने के लिए, ग्रेविटी फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ग्रेविटेशन में कोई ऐसा शील्डिंग का कोई व्यवस्था नहीं है अभी, ग्रेविटी फोर्स से आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, कंडक्टर क्या करता है, हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम लोग को बचा सकता है, अगर उसे कंडक्टर से घेर दिया जाए, उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए। तो समझ पा गए, इस घटना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो कंडक्टर का तुमको जो प्रॉपर्टी दिया हुआ था तुम्हारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, उसको मैंने डील कर दिया और तुमको समझ में भी शायद आ गया होगा। फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, एक हुआ तुम्हारा। दूसरा था तुमको कि इनसाइड जीरो होता है और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तीसरा था कि नो एक्सेस चार्ज कैन बी पुट फॉरवर्ड इनसाइड द कंडक्टर। चौथा हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द कंडक्टर इज सेम एट एवरीवेयर, जहां भी ये सब जगह क्या होगा, सेम होगा, और सरफेस पर भी उतना ही होगा, जो सरफेस के भी बराबर होगा, सरफेस पर भी उतना ही होगा जितना कि इनसाइड होगा, और सब जगह इक्वल होगा। उसके अलावा था अभी एक कि जो कंडक्टर के सरफेस पर या उसके जस्ट नियरेस्ट नियर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जहाँ सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसको गॉस थ्योरम से तुम बना सकते हो। तो इस प्रकार से गॉस थ्योरम का यूज करके तुमने इसको भी निकाल लिया। तो आई होप कि तुमको जो है ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर। तो कुछ अब जो तुम्हारा कुछ टॉपिक है जो कि इसके द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या गॉस थ्योरम का भी तुम जो एससी और से क्वेश्चन बना रहे हो, उसमें भी लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का करने के लिए, तुम क्वेश्चन वगैरह बना रहे होगे। अब जो हमारा जो है एक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस जो है तुम्हारा वो टॉपिक शुरू होगा, और इसके अलावा एक थोड़ा सा पोलराइजेशन है जो कि हम लोग टॉपिक डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पोलराइजेशन क्या होता है, जो कि इंसुलेटर में होगा या डाइलेक्ट्रिक जिसको कहते हो, उसके हमने आज तो देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर देखा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक का देख सकते हो, उसमें कैसे पोलराइजेशन होता है, कैसे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में क्या होता है, जीरो ही हो जाता है इनसाइड में। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्या देख लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ इंसुलेटर या तुमको डाइलेक्ट्रिक का कहें। दूसरा उसके बाद हम लोग जो है अगर देखेंगे धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, देर आफ्टर हम लोग क्या करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी बचा हुआ है जिसको डील करेंगे। तो इस प्रकार से तुम लोग धीरे धीरे हो सकता है क्वेश्चन वगैरह बना रहे होगे। क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको एनसीईआरटी बुक में भी तुम क्वेश्चंस बना सकते हो, उसमें भी एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कि अच्छे ही हैं, और तुम एग्जांपल एक्सरसाइज सब में एग्जांपल है, और जो शुरुआत के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो फार्मूला पर रखने के लिए होते हैं, जो सबसे थोड़े कम संख्या में जरूर है। और तो उससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए तुम एससी का बुक का भी यूज़ कर सकते हो, या तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के तुम चाहो तो उस पर जो है तुमको ऑब्जेक्टिव
या सब्जेक्टिव, उन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और तुम्हें क्वेश्चन समझने में कहीं भी दिक्कत हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझने में, या कोई न्यूमेरिकल कोई नहीं बन रहा हो, कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो हमसे जो है संपर्क करो, प्राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के हमसे कॉन्टैक्ट करो उस पर, और तुम्हें सारी जो भी दिक्कतें हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट के द्वारा पर्सनल भी हमसे मदद ले सकते हो। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो उस पर। तो इसी प्रकार आज वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।